वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारी इस नई सीरीज में, जहां पे हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी बच्चे अभी इस साल बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री के जितने भी कोर कंसेप्ट होंगे और बेसिक कंसेप्ट होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग थ्योरम्स। तो ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी उन बच्चों के लिए जिनका मैथमेटिक्स का पोर्शन कच्चा पक्का हो चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना गए तो है, आज हम लोग टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। तो जैसे आप लोग मेरे देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमने वो चूज़ किया है सर्कल। तो ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा वक्त ना गए तो है, हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है? हम सबको पता है कि हम जैसे डिफाइन करते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल 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 क्या होता है, अगर हमको डिफाइन करना हो, क्या होता है? एक प्लेन पे कोई फिक्स पॉइंट होता है और जहाँ से हम लोग इक्वी डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट कलेक्ट करते हैं, बराबर है। तो अब डिफाइन क्या करेंगे? ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ये जो दिख रहा है ना हमको, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। बट कैसी कंडीशन अप्लाई हुई यहाँ पे कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये क्या है? फिक्स पॉइंट। और उसी फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं, इस बार हमने ये नहीं सीखना है, ये हमको पता है। क्लास 10 के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लोग हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है, हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है। सिंपल होता है, देखो बच्चों, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दिख पा रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, थोड़ा हो जा भाई। हाँ, अब देखिए इन दोनों सर्कल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? कब कहेंगे? अगर इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस इक्वल है तो हम लोग कहते हैं दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद में आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बहुत आसान है, ये सर्कल है जिसका सेंटर है सी। मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं जिसका सेंटर सी है, और एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जिसका सेंटर भी सी है। तो मतलब ऐसे सारे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, कॉन्सेंट्रिक सेम सेंटर वाले, कॉन्सेंट्रिक सेम सेंटर वाले। आगे आता है इंटरसेक्टिंग सर्कल। क्या होता है? ये एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को यहाँ पे दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट हमको पता है और पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है कि सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अब बताओ बच्चों कि अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट प्लॉट किया तो अब मुझे बताओ आप लोग कि इस सर्कल में से इस पॉइंट में से कितने सर्कल पास होंगे। जैसे कि देख लो, मैं तो एक ऐसा भी कर सकता हूँ, ये एक सर्कल। चलो मैं तो ऐसा भी कर सकता हूँ, ये एक सर्कल। चलो ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल। तो मतलब हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट थोड़ा बड़ा हो गया अपना आपको समझने के लिए, कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं। इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं सिंगल पॉइंट से। क्लियर? अब 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? ठीक है, एक सिंपल चीज बोलता हूं मैं आपको। चलिए, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनको हमने ज्वाइन कर लिया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता हूं, कुछ ऐसा आएगा, बराबर है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट। मतलब ए से लेके और बी से लेके इस पर का हर पॉइंट क्या रहेगा? इक्वी डिस्टेंस रहेगा। अगर मैं एम पे मेरा कंपास रखता हूँ और रेडियस को ए एम मानता हूँ तो मैं ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। चलो अगर मैं यहाँ पे सेंटर निकालता हूँ M1 और रेडियस निकालता हूँ
AM, तो मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाऊंगा, बराबर है। तो ऐसे यहाँ पे मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटर ले सकता हूँ जहाँ से A और B इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। इसी का मतलब मैं 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकता हूँ। क्लियर बच्चों? चलो आगे देखो, आगे क्या है कि सर्कल पासिंग टू 3 पॉइंट। चलो कि मान लो यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट है। अब इनमें से कितने सर्कल पास होंगे? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें से जो भी सर्कल पास होगा, ठीक है, डायग्राम ठीक से नहीं बनी है, तो इस सर्कल को हम कहते हैं सरकम सर्कल। क्या कहते हैं? सरकम सर्कल। और अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उसमें से एक ही सर्कल पास होगा, वन एंड ओनली वन। अगर वो पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो भाई उसका मतलब क्या कि अगर कोलिनियर है तो चलो ठीक है ना, अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो एक सर्कल पास होगा, बट अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो कितने पास होंगे? एक भी सर्कल पास नहीं होगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो इसको याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, सेकंड और टेंजेंट। देखो बच्चों, यहां पे आपको एक सर्कल दिख रहा है और एक दूर से लाइन दिख रही है जो जा रही है। यहां पे वही लाइन सर्कल को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और यहां पे वही लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो सिंपल देखो कि यहां पे तो इनका कोई रिलेशन नहीं है भाई, एक लाइन है जो सर्कल के दूर से पास हो रही है। अब सेकंड लाइन देख लो, ऐसी लाइन जो ये M है वो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो सर्कल को टच करके जा रही है पॉइंट P से। तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है बच्चों? इट इज नथिंग बट अ लाइन। टेंजेंट लाइन ही है जो सर्कल को टच करके जाती है। तो सर्कल को टच करने वाली लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। और ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड। तो टेंजेंट और सेकंड दोनों लाइन ही है, बस एक सर्कल को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है और दूसरी सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला थ्योरम आता है हमारा टेंजेंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो देखो थ्योरम क्या कहता है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब हमने देख लिया टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो यहां पे लाइन L कौन है? टेंजेंट हो गई हमारी। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अब देखो ये टेंजेंट है और ये जो पॉइंट A है यह है इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल का और टेंजेंट का। अब यहां से मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया OA, बराबर है। तो रेडियस ये जो OA है ये क्या बनी? रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां से ड्रॉ किया हमने। तो थ्योरम का क्या कहना है कि ये टेंजेंट इस रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। वही देखो, अ टेंजेंट लाइन L एट एनी पॉइंट, चलो A पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर किसको? टू द रेडियस। कौन सी रेडियस? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाली। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम लोग जो भी रेडियस ड्रॉ करते हैं उसको ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, ये हमें प्रूफ करना है। तो फटाफट देख लो, हम लोग गिवन लिख लेते पहले। गिवन क्या है? सबसे पहला गिवन हमारा क्या है कि लाइन L इज अ टेंजेंट। ये गिवन है हमको। कहां पे? एट पॉइंट A। उसके बाद में सेगमेंट OA इज रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर यहां तक? ये हमारा गिवन हो गया।
अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट मतलब कौन, लाइन एल इज परपेंडिकुलर किसको, टू द रेडियस मतलब सेगमेंट ओ ए, ये हमको प्रूफ करना है। यहां तक क्लियर है बच्चों, गिवन समझ में आ गया। और हमें क्या प्रूफ करना है, ओके। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो किसी भी चीज को ना प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट तरीका और एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। तो ये जो थ्योरम है ना, हमने प्रूफ करना है इनडायरेक्ट तरीके से। कैसे, अब देखो हमको प्रूफ करना है कि लाइन यल इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए। हमने प्रूफ करना है कि लाइन यल इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए, बट हमारे पास प्रूफ नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो हम सबसे पहली चीज क्या मान लेते हैं, देखो प्रूफ में हम मान लेते हैं कि लेट लाइन यल इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए। चलो देखो हमने क्या मान लिया कि मान ही लेते हैं कि लाइन यल इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए। अब देखो इस फिगर को क्या थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, जो टेंजेंट है और रेडियस है इनको फिगर के बाहर लेके आता हूं। देखो ये है हमारी लाइन एल, ओके। उसके बाद में ये हो गया हमारा सेंटर ओ, ये हमारी लाइन एल। अब देखो अगर ओ ए एल को परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब देखो यहां पे मैंने ए लिख दिया। अगर ओ ए एल को परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब मैं ओ से एल पे कोई और परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर निकाल दिया ओ बी। सबसे पहला पैर काम हो गया कि हेंस वी कैन ड्रॉ ओ बी परपेंडिकुलर टू लाइन एल। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं इस लाइन पे और एक पॉइंट लेता हूं सी। मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया सी। कैसे कि जैसे कि ए से लेके बी का जितना डिस्टेंस है उतना ही बी से लेके सी का हो। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, टेक अ पॉइंट सी ऑन लाइन यल सच दैट ए से लेके बी जितना है उतना ही बी से लेके सी हो। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं ओ और सी को ज्वाइन कर देता हूं। उसके बाद में ज्वाइन ओ सी, ये सी है। क्लियर बच्चों। तो अब देखो यहां पे हमको नहीं क्या, दो ट्रायंगल मिल चुके हैं। एक ट्रायंगल है ओ बी ए और दूसरा है ओ बी सी, दिख रहा है। तो अब मुझे दिखाओ, ध्यान से देखो यहां पे। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ बी सी। मुझे बताओ बच्चों, ये ओ बी जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि सेगमेंट ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा कॉमन साइड। उसके बाद में देखो कि ये जो एंगल है ओ बी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ बी सी। देखो ये एंगल ओ बी ए और एंगल ओ बी सी, क्योंकि दोनों एंगल है 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। अब उसके बाद में सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो इन दो ट्रायंगल में ये साइड खुद के साथ इक्वल है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है और ए बी बी सी के साथ इक्वल है। इसी का मतलब हेंस ट्रायंगल, थोड़ा नीचे लिख दो, हेंस ट्रायंगल
ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। कौन सी टेस्ट रहेंगी बच्चों? ये टेस्ट रहेंगी साइड एंगल साइड टेस्ट। दिख रहा है बच्चों सबको? अच्छा, तो सर जी आप मुझे बताओ कि हमने दो ट्रायंगल इक्वल क्यों दिखाए? अब देखो, अगर ये दो ट्रायंगल इक्वल है, थोड़ा मैं इसको ऐसे लेता हूं, अगर ये दो ट्रायंगल इक्वल है तो इसी का मतलब क्या होता है? देखो, इसी का मतलब ये होता है कि ये OA और OC दोनों इक्वल है, हेंस सेगमेंट OA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OC। क्यों? क्योंकि यह है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, तो ये प्रूव करके हमको क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा भाई मुझे बताओ? OA कौन है? रेडियस है। अच्छा, तो अगर OA रेडियस है और OA और OC इक्वल है तो इसका मतलब OC को होना चाहिए, क्योंकि O तो सेंटर है ना, और हमको पता है कि सेंटर से सेम डिस्टेंस के सारे पॉइंट कहां पे होते हैं? ऑन द सर्कल, बराबर है? तो बट OA इज रेडियस, हेंस सेगमेंट OC मस्ट बी अ रेडियस। अच्छा, अगर OC रेडियस है तो इसी का मतलब क्या होगा कि पॉइंट C मस्ट लाइज ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट C अगर सर्कल पे है और पॉइंट C लाइन पे भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन L है जो दिख रही है, ये सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, A और C। हेंस लाइन L इंटरसेक्ट सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अच्छा भाई, अगर ये लाइन L सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो टेंजेंट रही नहीं ना, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था टेंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, तो मतलब कहीं तो भी हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ है, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि बट लाइन L is a tangent, it intersects circle only in one point, hence। अब यहां पे हम लिख देते हैं कि hence जो हमने अज्यूम किया था, हमने क्या अज्यूम किया था? हमने कहा हाँ कि लाइन L is not perpendicular to OA, hence थोड़ा मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ लिखने के लिए, यहाँ से, ठीक है। hence our assumption is wrong। अगर हमारा assumption wrong है, right क्या है? जो हमने assume नहीं किया था। hence line L is perpendicular to segment OA। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। छोटा हो जा भाई। देखो, हमें यही प्रूफ करना था कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट OA, और ये हमने प्रूफ कर दिया। कैसे किया? देखो, सबसे पहले हमने मान लिया कि यह परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद में हमने एक C पॉइंट लिया ऑन लाइन L, दो ट्रायंगल दिए, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाया, फिर दिखाया कि OA और OC इक्वल है, तो OA रेडियस बन गई तो OC भी रेडियस है। इसका मतलब कि पॉइंट A और C दोनों ऑन द सर्कल है, बट लाइन L तो टेंजेंट है, वो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी। इसलिए हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग होगा, और राइट क्या है कि लाइन L इज अ टेंजेंट। तो बच्चों, ये हो गया हमारा आज का पहला थ्योरम। आई होप ये सबको क्लियर
हो गया होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर है सर्कल, इसको 10-11 लेक्चर में ख़त्म कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है, टॉपिक है। और अगर ये एक बार हमने पूरा कर लिया तो तसल्ली मिल जाती है, चलो हमने बहुत बड़ा पोर्शन पूरा कर लिया। तो अगर इसमें और भी कुछ डाउट होंगे तो मुझे कमेंट करके बोल दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे इसके अगले वाले थ्योरम के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं।